हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं धारावाहिक परिनालिका यानी सोलनाइट के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर टाइम रहा तो हम लोग टोरॉइड के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सोलनाइट, मतलब हम लोग धारावाहिक परिनालिका। परिनालिका शब्द जो है, ये टॉपिक जो आप हाई स्कूल में भी विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। परिनालिका, परनाला जिसको कहा जाता है, सोलनाइट। तो आज हम लोग सोलनाइट के बारे में पढ़ेंगे और सोलनाइट के अक्ष पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे और एक जनरल फार्मूला लिखेंगे जो कि टॉपिक सिलेबस में तो नहीं है, उसका प्रूफ लिख करके देखेंगे कि एम्पियर के नियम से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे और एक बायो-सेवर्ट का नियम से ही प्रूफ है। तो प्रूफ वाला हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे। हाँ, एक जनरल फार्मूला हम लिखेंगे, उस फार्मूले के सहायता से उसके अक्ष पर और उसके एंड पर, अक्ष पर बीच में और एंड पर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, फिर उनके बीच ग्राफ देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सोलनाइट क्या होता है? हेडिंग है हमारा धारावाहिक परिनालिका। सोलनाइट धारावाहिक परिनालिका। सोलनॉइड क्या है? सोलनाइड धारावाहिक परिनालिका, जिसको हम लोग सोलनाइट कहते हैं। ठीक, तो धारावाहिक परिनालिका जो होती है, जैसे आप धागे के रिल देखें, धागे के रिल जो होती है ना, जिस पे धागा लिपटा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से परिनालिका जो होती है एक धागे के रिल जैसी होती है। परिनालिका क्या होती है? जो धागे के रिल होती है, मतलब परिनालिका वो होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, लंबाई के मुकाबले उसका व्यास बहुत कम हो, यानी उसके रेडियस बहुत कम हो, वो बहुत लंबी हो और उसके मुकाबले उसका व्यास कम हो, जिसे हम लोग परिनालिका कहते हैं। धारावाहिक परिनालिका हम उसको इसलिए कहेंगे कि उस पर हम लोग उसके ऊपर, हालांकि अभी हम लोग जो है, हालांकि वो क्यों, अगर देखा जाए धारावाहिक परिनालिका सिर्फ तार की होती है, लेकिन तार को सपोर्ट नहीं रहता है, तो उसे सपोर्ट देने के लिए एक कुचालक पदार्थ बीच में लगा दिया जाता है। कागज़ का मोटा गत्ता, वो जिसे रिल होता है, उसे लगा दिया जाता है और उसके ऊपर तार, वैद्युत रोधी तार का मतलब जिसके ऊपर कवर प्लास्टिक चढ़ा होता, सटा करके लपेट दिया जाता, नहीं कि वो पास लपेट दिया जाता है और उसमें करंट प्रवाहित की जाती है, तो धारावाहिक परिनालिका बन जाती है। ठीक, तो धारावाहिक परिनालिका जो होती है, असल में वो तार की ही बनाई जाती है, लेकिन व्यवहार में बनाने के लिए क्या होता है कि एक मोटे कागज़ के गत्ते का, जिसकी लंबाई उसके व्यास की तुलना में ज़्यादा होती है, और उसके ऊपर विद्युत रोधी तार, विद्युत रोधी तार का मतलब जिस पे प्लास्टिक कवर चढ़ा हो, ताकि तार एक दूसरे से सटे ना, पास फेरे लपेट करके व्यवहार में बनाया जाता है, जिसको धारावाहिक परिनालिका बोल देते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर धारावाहिक परिनालिका को बनाते हैं और फिर इसका व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग धारावाहिक परिनालिका के देखेंगे कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है और यूनिफॉर्म होता है, और पैरेलल स्ट्रेट होती हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं परस्पर स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं, और जो है यूनिफॉर्म, पैरेलल क्षेत्र रेखाओं का मतलब है कि यूनिफॉर्म होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा जो है लिख लेते हैं। लिखेंगे कि यह विद्युत रोधी चालक तार द्वारा, यह विद्युत रोधी चालक तार द्वारा, विद्युत रोधी चालक तार द्वारा
बनी एक बेलनाकार कुंडली होती है। बनी एक बेलनाकार कुंडली होती है। बनी एक बेलनाकार कुंडली होती है जिसका व्यास इसकी लंबाई की तुलना में, जिसका व्यास इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब इसे हम लोग आदर्श सोलनाइट बोल सकते हैं, बहुत कम होता है। लेकिन व्यवहार में हम कैसे बनाते हैं? व्यवहार में एक मोटा कागज़ होता है, मोटे कागज़ की एक बेलनाकार नली होती है, जैसे धागे के लिए जिस पे धागा लपटा होता है, ताकि वो तार लप न जाए, मतलब छूट न जाए, इसीलिए उसको एक सपोर्ट दिया जाता है। तो कागज़ मोटा होता है, उस बेलनाकार नली होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा, व्यास कम होता है, उसके ऊपर जो है विद्युत रोधी तार के अधिक फेरों को पास पास लपेट कर बनाया जाता है। तो लिखेंगे व्यवहार में धारावाही परिनालिका, व्यवहार में धारावाही परिनालिका, व्यवहार में धारावाही परिनालिका मोटे कागज़ की कम व्यास वाली बेलनाकार नली पर, बेलनाकार नली के ऊपर, ऊपर रहेगा, ऊपर विद्युत रोधी चालक तार के, विद्युत रोधी चालक तार के बहुत से फेरों को पास पास लपेट कर बनाई जाती है, पास पास लपेट कर बनाई जाती है। ठीक ना? इसे धारावाही परिनालिका कहते हैं। तो जैसे कि ये मोटा, ये गट्टा होता है, लंबाई बहुत ज़्यादा होता है व्यास के मुकाबले, और इसके ऊपर जो है हम तार को लपेटेंगे पास पास। ठीक, यहाँ से निकालेंगे, ऐसे ले जाएंगे। ठीक, तो तार को जो है इसमें पास पास लपेटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये तार है और यहाँ गया, हालांकि हम दूर दूर दिखा रहे हैं लेकिन ये पास पास होता है। है ना? ठीक, तो यहाँ से करंट जो है पास करती है इस डायरेक्शन में, फिर आती है नीचे से फिर इसी डायरेक्शन में।
ऊपर ऐसे जाके नीचे आती, तो ये हमारा धारावाही परिनालिका है। परिनालिका, ठीक। धारावाही परिनालिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका क्या होती है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसा कि हम, हालांकि हमें इस चीज़ को बाद में देना चाहिए चैप्टर, और चुंबक के बारे में पहले देना चाहिए। चुंबक का व्यवहार, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उनका गुण, तब इसके बाद गतिमान आवेश के बारे में, क्योंकि हम लोग अंडरस्टूड रहते पहले से। अब यहाँ हम लोग यह है कि हम लोग हाई स्कूल में इस चीज़ को पढ़े हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, तो हमें कुछ पता है। हालांकि फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि आपने पढ़ा होगा कि ये बिल्कुल एक चुंबक, क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कुछ अंतर भी है। अगर इसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए किसी धागे से, तो ये सदैव उसके सिरे जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसके सिरे किधर ठहरते हैं? उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक। यानी एक सिरा उत्तर ठहरता है और एक सिरा दक्षिण ठहरता है। तो जो सिरा दक्षिण ठहरता है उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं। चुंबक का दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दो पोल होते हैं। और जो उत्तर की तरफ ठहरता है उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, तो धारावाही परिनालिका क्या है? चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब इसे हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो एक सिरा इसका उत्तर दिशा में और एक सिरा दक्षिण दिशा में बिल्कुल उसी तरह से ठहरता है जैसे एक क्षण चुंबक को लटका दिया जाता है, तो उसका एक सिरा दक्षिण दिशा में और एक सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है। इसके करंट की डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो इसकी ध्रुवता तुरंत चेंज हो जाती है। जो उत्तर होता है वो दक्षिण चला जाता है, जो सिरा दक्षिण होता है वो उत्तर चला जाता है। तो देखिए, उस वाले चुंबक में इस वाले चुंबक में खास अंतर ये है कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धारा की दिशा पर निर्भर करती है। मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो ध्रुवता होती है वो धारा की दिशा बदलने पर बदल जाती है। मतलब है कि धारावाही परिनालिका की ध्रुवता इसकी दिशा बदलने पर बदल जाती है, जबकि क्षण चुंबक की ध्रुवता क्या होती है? फिक्स होती है। क्षण चुंबक की ध्रुवता क्या होती है? फिक्स होती है। वो उत्तरी ध्रुव जो होता है वो फिक्स होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है वो फिक्स हो जाता है। और धारावाही परिनालिका की जो ध्रुवता होती है, जो पोल होते हैं, वो धारा की दिशा पर निर्भर करते हैं। ये अंतर होता है। समानता क्या है कि दोनों चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक। दूसरे अंतर ये खास है कि जो क्षण चुंबक होता है उसका जो चुंबकत्व का गुण होता है वो उसके किनारे पर होता है। कहाँ पे होता है? किनारों पर होता है। बीच में बिल्कुल उदासीन होता है। बीच में क्या होता है? बिल्कुल ही उदासीन होता है बीच में। और सारी सामर्थ्य क्या होती है? ध्रुव चुंबकत्व की वो किनारों पे, मतलब ध्रुव के पास होती है, ध्रुवों पर होती है। और इसकी क्या होती है? धारावाही परिनालिका की क्या होती है? इसकी चुंबकत्व जो होता है वो पूरी परिनालिका के अंदर एक समान होता है, ठीक। किनारों को छोड़ करके, किनारों से लेकर के इस किनारों के बीच एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। हालांकि किनारों पे जाते ही चुंबकीय क्षेत्र घट करके आधा हो जाता है। तो ये दो प्रमुख अंतर थे। उसका ध्रुव फिक्स, इसका ध्रुव धारा की दिशा पे, उसका चुंबकत्व सिरों पे ज़्यादा होता है, इसका हर जगह एक समान होता है। अब इसकी ध्रुवता कैसे निर्धारित करते हैं? कि इसकी ध्रुवता निर्धारित करने के लिए क्या है, इसको या तो स्वतंत्रतापूर्वक लटका दो। जो सिरा उत्तर दिशा में है वो उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिणी दिशा में है सिरा वो दक्षिणी ध्रुव। एक तो वो होता है कि हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं।
हम परिनालिका के एक सिरे पर देखते हैं। एक सिरे पर देखने से अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो तो इसका मतलब है कि उसका सामने वाला सिरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर धारावाही परिनालिका के एक सिरे से देखने पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उसके सामने वाला सिरा जो बनेगा वो उत्तरी ध्रुव बनेगा। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो वो दक्षिणी ध्रुव बनेगा। ठीक, तो इस तरह से हम धारावाही परिनालिका की ध्रुवता का ज्ञान करते, मतलब जान लेते हैं कि इधर उत्तरी ध्रुव है और इधर दक्षिणी ध्रुव है। और एक होता है कि उसको स्वतंत्रतापूर्वक धागे से लटका दो, जो सिरा उत्तरी ध्रुव, तो सिरा दक्षिण ध्रुव। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी हम लोग एम्पियर के नियम से, और एक तो सिलेबस में है नहीं, एम्पियर के नियम से प्रूफ करना सिलेबस में है, और एक जनरल फार्मूला हम लिखेंगे जिसकी सहायता से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम से धारावाही परिनालिका के सेंटर पर बीच में कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो पहले उसके जान लेते हैं हम कि धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, और बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन ऐसा हम लोग पढ़ेंगे वो आदर्श सोलेनॉइड होगा। क्या होगा, आइडियल आदर्श धारावाही परिनालिका, जो सिलेबस में है धारावाही परिनालिका, मतलब यहाँ पर जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी इसकी रेडियस से ना, इस केस में। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाहर जो है धारावाही परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए स्ट्रांग होता है कि उस पर हम जो फेरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फेरे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और चूँकि उसका जो व्यास होता है बहुत कम होता है, वो बहुत लंबी होती है, इसीलिए अंदर जो है पैरेलल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो पैरेलल और स्ट्रेट का मतलब होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इक्वी डिस्टेंस होती है, किनारों पे हल्का सा बेंड हो जाते हैं, तो इसीलिए किनारों पे जाते जाते आधा हो जाता है। ठीक, तो चलिए जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि ये धारावाही परिनालिका है, क्यों ना यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये है, हम बड़े बड़े वो बनाएंगे, जैसे कि हमने क्या किया, करंट जैसे यहाँ से जा रही है, ठीक, फिर यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा दूर दूर बना दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ करंट ऐसे जा रही है ऐसे। तो जो तार लपेटा गया है वो कैसे लपेटा गया, रिंग टाइप, ऐसे ऐसे लपेटा गया है ना। तो देखिए जैसे कि हम ये बता दें कि जैसे कि अगर कोई सर्कुलर वायर होता है, धारावाही कोई लूप होता है, जैसे मान लीजिए ये, तो इसके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसके लंबवत अंदर बाहर होता है ऐसे। ठीक, हम जैसे जैसे सेंटर पे एकदम परपेंडिकुलर होता है, हम जैसे जैसे इससे दूर होते जाएंगे ये थोड़ा सा झुकती जाएगी, यानी कि ये हल्का सा बेंड, ये पूरा बेंड, फिर ये बेंड, ये और बेंड, ऐसे हम जाएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, और बेंड यहाँ जाके रिंग कर जाती है, यहाँ जाके ऐसे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो वायर होता है वो थोड़ा सीधा मिल जाता है।
किनारे ऐसे निकल रही हैं, राउंड है ये, तो जो किनारे पे जाती है ना तो ये रिंग बना लेती है, मतलब ऐसे ऐसे हो जाए। ठीक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, आप हाई स्कूल में देखेंगे। तो जो बीच वाली होती है बिल्कुल सीधी होती है और यहाँ पे जा कर के इसके राउंड में हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सर्कुलर होती हैं। ऐसे क्या होती है? सर्कुलर होती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम ऐसे अगर हम कोई लूप ले लें ऐसे, ठीक, और कार्डबोर्ड से ऐसे अंदर करते हुए निकाल दें, तो देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस पर ऐसे जाएंगी, ठीक। और जैसे किनारे पे जाएंगी, ऐसे तो है तार, किनारे पे जाएंगी तो ऐसा तार सीधा सीधा लगेगा। अब जैसे ऐसे है, अब किनारे पे जैसे गए तार क्या हुआ, थोड़ा सीधा हो गया, तो सीधे के कारण क्या होते हैं? सर्कुलर। ठीक, ये बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि करंट ऐसे जा रही है, तो देखिए ऐसे ऐसे जा रही है, तो दो हम इतने के कारण दो ले लेते हैं। तो जहाँ पे इसको मुड़ रही है, यहाँ पे अंदर जब जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ वायर थोड़ा सीधे सीधे होता है ना। तो मान लेते हैं 2 फेरे ले लेते हैं हम लोग। क्या फेरे ले लेते हैं? 2। चलिए कैसा भी फेरा ले लीजिए, इस तरह से पास बाहर से देखने में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो 2 फेरा हमने लिया, सेम डायरेक्शन में करंट ले लिया, इधर अंदर और इधर, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा सीधा होता है। तो यहाँ पे जो बाहर जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे कोने पे जहाँ पे तार मुड़ता है, वहाँ पे तार थोड़ा सा सीधा होता है, तो वहाँ पे क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? सर्कुलर होती हैं, ऐसे, अभी जैसा हमने बताया था, ठीक। देखिए जैसे कि मान लीजिए करंट ऐसे जा रही है, सीधा है, यहाँ पर भी करंट जो है यहाँ पर भी, अब देखिए ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, अंदर जा कर के सब नीचे ही है, नीचे जाएंगे दोनों, ये करंट नीचे डायरेक्शन में, देखिए यहाँ भी, तो यहाँ पे जैसे सीधा है, यहाँ पे करंट भी जा रही है, तो यहाँ पे देखिए सीधा है। देखिए जैसे अब अगर हम सीधा करंट धारावाही चालक तार है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होगी? तो देखिए तार जो है सीधे है, अंगूठे के डायरेक्शन में रखें, ऐसा सीधा, तो ऐसे मुड़ रहा है ना तार। अगर ऐसा है तो ऐसे मुड़ रहा है, अगर ऐसा है तो ऐसे मुड़ेगा या ऐसे मुड़ेगा। कहने का मतलब है कि क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक। और उसी तरह से इसमें क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन कैसे हो, यहाँ पे इस तरह से अंगूठा गया है, मतलब ऐसे है तार, ऐसे हमको मोड़ना है, मतलब ऐसे इस तरह से। अगर ये अंदर की ओर गया हो तो ऐसे, इसमें इधर गया तो ऐसे। कहने का मतलब है कि इसमें जो है, एक मिनट, कहने का मतलब है कि इसमें जो है वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन होगी, वो मतलब ये बगल वाली नीचे होगी, यहाँ से इधर जाएगी। सॉरी, एक मिनट, ऊपर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए कि करंट जो है वो अंदर ऐसे जा रही है,
मान लीजिए ऐसे अंदर गई ऐसे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अंदर जा रही है ऐसे गई सीधा, मतलब ऊपर की तरफ समझाने के लिए ऐसे, ठीक। और ये दूसरा तार है, ये भी अंदर की ओर गया ऐसे, सामने का फेस ले रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ करंट जो है ऐसे ऐसे जा रही है, यहाँ से निकला तो ऐसे जा, तो एक रिंग है ऐसे बना रहा है, जो ऐसे है जहाँ से उठ रहा है वहाँ और जहाँ गिर रहा है वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेट वायर होता है। तो ये वही हम ले रहे हैं जहाँ से दोनों जा रहे हैं, ठीक, चाहे उठ रहे हो चाहे गिर रहे हैं, एक तरफ का हम ले रहे हैं, चाहे यहाँ का ले रहे हैं चाहे यहाँ का, क्योंकि दोनों बात यही होगी। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट वायर है तो इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा होगा सीधा और ये ऐसे होगी, यानी कि ऐसे पकड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में, ठीक। और उसी तरह से ये भी ऊपर होगा तो ऐसे इसकी भी होंगी, तो यहाँ पर भी ऐसे सर्कुलर लाइन खींच देंगे तो इसकी भी ऐसे होंगी, तो इधर से जाएंगी और इधर से जाएंगी, ठीक। मतलब ये तार यहाँ है, यहाँ वाला ये स्ट्रेट वाला, तो देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है, ठीक। और सीधे वायर के लिए तो देखिए यहाँ और यहाँ की बात हो, ये देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर है और हम कर्ल ऐसे कर रहे हैं, तो यानी ऐसे करंट एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए ये करंट ऊपर जा रही है और एक करंट यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन नीचे है, एक चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर है, और चूंकि दोनों में सेम करंट जा रही है तो इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक ऊपर है विद्युत क्षेत्र और एक नीचे है विद्युत क्षेत्र, तो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, तो बी नेट क्या हो जाता है 0। वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह होगा। तो इस जगह की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं आपस में एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निरस्त कर देते हैं, वही काम नीचे करते हैं, ठीक। वही काम क्या होता है नीचे, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर बाहर की जो है वो निरस्त हो जाती है, तो जो उसके सेंटर की होती है बीच वाली, यानी अभी हमने कहा था ना कि इस तरह से होती है, तो ये वाली जो होती है इधर वाली और इधर से इधर वाली जो ये क्या हो जाती हैं सब एक दूसरे को निरस्त। जब इससे भी एक तार यहाँ होता है तो यहाँ वाली एक दूसरे को निरस्त कर देगी, बचेंगी कौन, ये बीच वाली जो लगभग पैरेलल होगी, यही बचेंगी। तो इसके अंदर जो है जो पैरेलल वाली होती है वो बच जाती हैं, बाकी किनारे वाली यहाँ वाली और यहाँ वाली ऊपर वाली क्या हो जाती है सब समाप्त हो जाती है। अगल बगल साइड वाली एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ भी 0। लेकिन अंदर देखिए अंदर जाएगी, ऐसे जाएगी फिर इधर आएगी, वही हाल यहाँ पर भी होगा। इसलिए अंदर जो है लगभग स्ट्रेट और पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, और बाहर क्या हो जाते हैं वो 0 हो जाते हैं। ये बाहर जहाँ पे ये अंदर जा रही है और जहाँ से निकल रही है, यानी आउटसाइड जो है सोलेनॉइड के क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो 0 हो जाता है, जहाँ जहाँ भी वायर सीधे होते हैं। मतलब ऐसे हैं तो बाहर उसके क्या हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र साइड वाले वो 0 हो जाते हैं, अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो 0 हो जाता है, अंदर का चुंबकीय क्षेत्र जो है
पैरेलल होती है लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की सभी लाइनें क्या होती है, लगभग इक्विडिस्टेंस होती है, पैरेलल होती हैं। इसलिए ये नंबर बढ़ा करके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उपयोग एमआरआई करने में किया जाता है। जैसे जहाँ पे एक सिलेंड्रिकल क्या होता है, एक तरफ सोलनॉइड होता है और उसी के अंदर बॉडी को रख दिया जाता है, तो उस बॉडी के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरते हैं जो बॉडी का पिक्चर दे देते हैं स्क्रीन पर। ऐसा सिस्टम होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग जाने कि ये जो है मान लीजिए इसको अगर हम बीच से काट दें ऐसे, तो इसका फेस कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से करंट निकल रही थी, यहाँ प्रवेश कर रही थी, तो जहाँ से प्रवेश कर रही उसको ऐसे बनाना और यहाँ से निकल रही थी, निकलने को ऐसे करते। तो हमने देखा कि बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। ठीक, और अंदर लगभग मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, क्षेत्र रेखाएं ऐसे आएंगी। किनारों पे लगभग थोड़ा सा मुड़ जाते, लेकिन यहाँ पे तो ये पूरा लंबा होता है, तो इसलिए हमको जितने अधिक इसकी लंबाई रहेगी उतना हमें यूनिफॉर्म जो है समरूप वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र मिलता है और बहुत स्ट्रांग मिलता है। ठीक, तो ये था इसका तरीका कि कैसे जो है कि विद्युत क्षेत्र सोलनॉइड के बाहर जो है 0 होता है, अंदर जो है यूनिफॉर्म होता है। ठीक, तो हमने इसको समझाने का प्रयास किया कि कैसे यहाँ की जो क्षेत्र रेखाएं दूसरे को निरस्त कर देती हैं यहाँ वहाँ की। ठीक, तो जो किनारा होता है, जैसे कि ये रिंग ऐसे है, तो कहने का मतलब है कि जो ऐसे आई है वहाँ पे क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो निरस्त हो जाती हैं और ऊपर और नीचे की भी निरस्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बाहर सब निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ स्ट्रेट वायर मिलेगा, लेकिन उसके अंदर यानी कि किनारों के अंदर जो है वो, क्योंकि जिस तरह के अगर मान लीजिए ये है, सपोज कर लें कि अभी हमने बताया ना कि इस तरह का वायर है, तो क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश करती हैं, ऐसे अंदर, ऐसे अंदर जा रही है ना, ऐसे तो अंदर होती है, बस ये बाहर इधर जो है 0 हो जाती है, क्योंकि यहाँ सर्किल होता है, यहाँ सर्किल, यहाँ पे जो है क्योंकि डायरेक्शन उनकी ऐसे होती है जाने की, तो यहाँ सर्किल हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ऐसे प्रवेश करती, तो यहाँ तो उसके 90 डिग्री, मतलब जब भी जाएंगे ऐसे 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 जाएंगे। तो हमें मेन चीज़ यहाँ का, तो बाहर जो है यहाँ 0 हो जाए। ठीक, अब जा ऐसे रही हैं, तो यहाँ की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती जाती है, ऐसे सब जो है बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ऐसे ऐसे गुजरती हैं, ऐसे अंदर जाती हैं। है ना? तो इस तरह से एक चीज़ याद रखेंगे कि सोलनॉइड के जो आदर्श सोलनॉइड होती है, जिसकी लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, जो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, एक तरह से कहें, कितनी लेंथ की होती है, इनफाइनाइट लेंथ की,
यानी L वेरी वेरी ग्रेटर देन R। उसके बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड 0 होता है बाहर, लेकिन अंदर, बाहर सोलेनोइड के बाहर 0 होता है, लेकिन अंदर क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है, पैरेलल होते हैं तो यूनिफॉर्म होती है। तो इसके बाद दिखेंगे इसमें कि धारावाही, आदर्श धारावाही परिनालिका के, धारावाही परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। दूसरी चीज देखेंगे कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रबल और समरूप होता है। हर जगह प्रबल और समरूप, मतलब एक समान होता है, समरूप ठीक ना। जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी यहाँ पे इसकी जो L होती है वेरी वेरी हाई होती है R, और N जो है बहुत अधिक होता है, अधिक ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है ठीक। इस बात को आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं धारावाही परिनालिका के भीतर एम्पियर के परपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, कितनी होती है। ठीक, इसको मिटा दिया जाए। n का मतलब होता है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। चलिए अब हमारी हेडिंग रहेगी कि एम्पियर के परपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके एक लंब काट वो लेंगे, मतलब एक हम क्या करेंगे, धारावाही परिनालिका को बीच से काट देते हैं, तो उसका जो टॉप व्यू रहेगा वो दिखाएंगे। अब जैसे गोल गोल धारावाही परिनालिका है, ऐसे ऐसे है मान लो, तो एक बीच से जो है हम लोग इसको काट देंगे, बीच से काट देंगे तो एक तरफ से करंट यहाँ प्रवेश कर रही है तो दूसरे तरफ से निकलेगा, मतलब इस तरह से इसका व्यू आएगा, है ना, यानी ऐसे। थोड़ा बड़ा बनाना है,
ठीक। मान रहे हैं कि यहाँ से करंट निकल रही है तार में से, और यहाँ से प्रवेश कर रही है, प्रवेश अंदर जा रहे तो ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अंदर डायरेक्शन होगी, अरे मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस डायरेक्शन में होगी, एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होगी, हम मान के चल रहे हैं। ठीक, ये क्या है, आदर्श परिनालिका है, तो यहाँ पे V की वैल्यू जो है बाहर 0 रहेगी। ठीक, अब जैसे करंट ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ से निकली अंदर प्रवेश करें, है ना, ऐसे निकली है, तो इधर होगी या इधर होगी, बस यही हो सकता है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, जैसे क्या है, यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, तो अंगूठा का डायरेक्शन क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। देखिए जब सर्कुलर करंट होगी तो ये उंगलियां करंट की डायरेक्शन में रखिए, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएगा, या अंगूठा की डायरेक्शन भी ऐसे रखेंगे तो ये देखिए, इसको अंगूठे की डायरेक्शन में लेकर रखें तो यहाँ की जा रही है, ऐसे मुड़ गई है ना, तो इधर की। ठीक, तो हमें किसी पॉइंट P पे इसके भीतर क्या लेना है, यहाँ पे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी धारावाही परिनालिका के भीतर बिंदु P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना धारावाही परिनालिका के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके बाद क्या करते हैं कि जानते हैं कि ज्ञात करने के लिए P से होता हुआ, मतलब हम ऐसा चुनेंगे, ऐसा लूप लेंगे, P से काटता हुआ एक लूप की कल्पना करेंगे कि जिससे हमारा विद्युत क्षेत्र और dl वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी या तो परस्पर परपेंडिकुलर होगी या तो परस्पर पैरेलल होगी, जिसे थीटा 0 या 90 हो। मतलब एक ऐसा सुटेबल हम यहाँ पे लूप लेंगे, लूप जैसे एक सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो हम ऐसा लेंगे जिससे कि हमको निकालना आसान हो गया। यहाँ हम दोनों ले सकते हैं, सर्कुलर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल, लेकिन हमें सर्कुलर लेने पर हर जगह का एंगल लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से होता हुआ सर्किल ले लिया, अब क्या हुआ कि हर जगह जो है B और DL के बीच, DL लेंथ और B के बीच जो है एंगल कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ कुछ और होगा। अब क्योंकि B की डायरेक्शन तो इधर होगी, और यहाँ पे देखिए DL तो यहाँ 90 होगा, तो यहाँ कुछ थीटा होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ होगा, फिर यहाँ 90 हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ होगा, फिर यहाँ 0। कहने का मतलब है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा जटिल हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग एक सुविधाजनक जो है लूप का चयन करते हैं। वो क्या होता है, इसको काटता हुआ एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक, मतलब एक ऐसा लूप लेते हैं जो रेक्टेंगल टाइप का होता है। ठीक, जिसकी ये वाली लेंथ जो है मान लेते हैं EL। ठीक, नाम भी रख देते हैं, चलिए यहाँ से ABCD या जो भी नाम करते हैं, ABCD कुछ, ये भी लेंथ EL होगी,
इसलिए ले रहे हैं कि हमें इसी की ज़रूरत है कि ये एल है तो ये भी एल होगा कि इसके अंदर कितने करंट गुजर रही है, क्योंकि करंट तो बहुत सारी गुजर, लेकिन इसके अंदर वाली करंट हम इनसाइड वाली करंट लेते हैं, क्योंकि हमारे जो नियम में है वो करंट लिया जाता है जो एम्पीरियन लूप के अंदर हो, इनसाइड। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एक आयता पी से होता हुआ एक आयताकार लूप की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। इसके लिए बिंदु पी से होता हुआ एक एम्पियर लूप, आयताकार एम्पियर लूप जो भी है, एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। हालांकि ये एल है तो ये बी होगा, जो भी होगा, मतलब थोड़ा और छोटा बनाना चाहिए था, चलिए और छोटा कर दीजिए। इस वाली लेंथ से हमें नहीं मतलब है। ठीक, इस लूप की एक डायरेक्शन भी लेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो किधर है, इस डायरेक्शन में है, जो बी की डायरेक्शन ये है, और लूप की भी हम डायरेक्शन यही ले रहे हैं। ठीक है, लूप की डायरेक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। अब आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इनसाइड की बात है। अब यहाँ पे हम क्या है, एम्पियर के परपथी नियम से यहाँ लिखेंगे एम्पियर परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, उसके अराउंड जो है उसका लाइन इंटीग्रल लेना है, इसके अराउंड लाइन इंटीग्रल लेना है, और ये होता है म्यू नॉट आई, आई अंदर, या इसको हम लोग इनसाइड कहते हैं, मतलब अंदर वाली धारा। देखिए करंट जो लिया जाता है इंपीरियल लूप के अंदर की करंट लिया जाता है, लेकिन बी जो यहाँ पे होता है वो बाहर, लूप के बाहर वाली करंट अंदर वाली करंट का रिजल्टेंट होता है। लूप के अंदर वाली और बाहर वाली करंट का रिजल्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो करंट होती है वो लूप के अंदर वाली है। हमारा लूप क्या है, वो है ए बी सी डी। ठीक ना, अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए करंट ऐसे ऐसे जा रही है। मान लीजिए वृत्ताकार है, अंगूठा जो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में इधर है बी, और हमने जो लूप भी लिया है वो ऐसी डायरेक्शन में ए बी सी डी। तो जो हमारा डी एल वेक्टर होगा उसकी भी डायरेक्शन यही है, बी की भी डायरेक्शन यही है, यानी कि जो बी की डायरेक्शन है वो इधर है, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, बी। तो इस चीज़ को हमें दो पार्ट में बांट लेना होगा। ठीक, तो इसको हम दो पार्ट में बांट लेंगे, और चार पार्टों में। एक होगा ए बी, तो चूंकि ये क्लोज है हमें क्लोज लाइन इंटीग्रल लेना है, ना कि एरिया। उसमें एरिया का इंटीग्रेट करते थे गॉस प्रमेय में। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि बी डॉट डी एल डॉट होता है प्लस फिर बी सी बी डॉट डी एल वेक्टर प्लस सी डी प्लस क्या है, डी ए। चूंकि वो लूप के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे सर्किल लगाया गया। क्लोज होता है लूप में, इसीलिए यहाँ पे सर्किल लगाया।
बराबर में आई आई इन साइड। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये ए बी के लाइन तो बी ही 0 है, बाहर 0 है बी, ठीक, तो इसलिए ये 0 हो गया। और दूसरी चीज़ बी सी है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि डी एल लेंथ जो है, बी की डायरेक्शन इस साइड है यहाँ पे, और डी एल लेंथ किधर है, इस साइड। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री। तो वही हाल डी ए का भी है, वही हाल डी ए का भी है। तो इसीलिए ये दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भी बी की डायरेक्शन इधर है, अंदर की बात करें, हालांकि बाहर तो चूंकि छेद 0 है, नीचे की बात करें यहाँ पे बी की डायरेक्शन इधर है, डी एल वेक्टर उधर है, थीटा 90 डिग्री हो रहा है। तो चूंकि ये चीज़ 0 हो जाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ 0, क्योंकि यहाँ पे बी 0 है ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए ए बी 0, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए बी सी, इसको लिख सकते हैं बी रियल cos 90 इस पोर्शन के लिए, ठीक। और सी डी है, यहीं पे कुछ बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं डी एल लेंथ और बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे भी थीटा 90 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, इस स्थान पे थीटा की वैल्यू 0 है ना। ये कुछ काम यहाँ पे बनेगा। सी डी यहाँ पे लिखेंगे बी डी एल cos 0 डिग्री, और यहाँ पर भी दिए 90 डिग्री है, बी डी एल cos 90 बराबर में आई इन साइड। तो देखिए ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, हमें मिलेगा क्या, केवल एक चीज, वो भी क्या, ये cos 0 की वैल्यू हो जाती है, तो हो जाएगा वी डी एल म्यू नॉट आई इन साइड। तो इस चीज़ को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, या इतना। तो बी तो कांस्टेंट है इसके पूरे अलॉन्ग में, बी अंदर यूनिफॉर्म है आप जानते हैं, तो बी बाहर हो जाएगा, अंदर जो है डी एल है म्यू नॉट आई इन साइड। और जानते हैं इसकी यहाँ से यहाँ तक का लाइन इंटीग्रल क्या है, लेंगे तो डी एल का क्या लेंगे, यल, क्या मिलेगा, ये लंब लेंथ यल है, ठीक। तो इसलिए हो जाएगा बी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई इन साइड, ठीक, आई इनसाइड। अब हम इनसाइड करंट देखेंगे, इसके अंदर करंट कितनी। अब हम ये मान लें कि यल लंबाई तार के यल लंबाई नहीं, ये जो है ना, ये यल लंबाई इसी को माना गया है ना, तार यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये है। तो यदि यल लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, फेरों की संख्या कितनी है, ये धारावाही कुंडली है, तो ही यल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी, मान लेते हैं यन। तो एक फेरे में आई करंट है, तो यन फेरे में यन आई करंट हो जाएगा, क्यों। यहाँ पे लिखेंगे कि माना जो है यल लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल एन। एक फेरे में आई करंट है, तो
क्या हुआ, माना धारावाहिक परिनालिका के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और परिनालिका के एक फेरे में I करंट बह रही है ना। यहाँ पे लिख देना है कि परिनालिका के, भाई हर फेरे में I करंट ही जा रही है ना, कि एक फेरे में I धारा बह रही है। तो N फेरे में कितनी धारा बहेगी, NI। चूंकि एक फेरे में बहने वाली धारा क्या है, धारा बराबर I, इसलिए N फेरे में कितना बहेगी, NI। ठीक, तो इनसाइड करंट क्या हो जाएगा, तो BN बराबर हो जाएगा म्यू नॉट NI। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम जो है पीछे का बताते हैं। चलिए, तो यहाँ से BN बराबर हो गया म्यू नॉट कैपिटल NI, इसलिए B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल NI, या इसी को लिख सकते हैं स्मॉल NI। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ स्मॉल n जो है वो n बटे स्मॉल n है ना। L लंबाई में N फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की, मतलब L लंबाई में N फेरे हैं, ठीक। एक फेरे में बहने वाली धारा I है, तो N फेरे में NI बहेगी, क्योंकि हर फेरे में I तो करंट जा रही है। हर फेरे में कितनी करंट जा रही है, I। जी, L लंबाई में अगर N फेरे हैं तो N फेरे में NI करंट जा रही है। तो L लंबाई में N फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में स्मॉल n फेरे, ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक। तो इसलिए इसके अंदर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये या ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इतना चीज़ हम मिटा करके चलते हैं, हम इसका थोड़ा जनरल फार्मूला देखें, ग्राफ देखें। चलिए, तो एम्पियर के परिपथी नियम जो है, के नियम से होने वाला अब जो है एक सूत्र हम बता रहे हैं। जैसे ये धारावाहिक परिनालिका है, नोड है,
हालांकि इसे प्रूफ किया गया, हम तो डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं। ठीक, मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये धारावाहिक परिनालिका है, ये उसका अक्ष है। हाँ, एक चीज़ है कि जो चुंबकीय धारावाहिक परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, धारावाहिक परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो परिनालिका के अक्ष के अनुदिश होती है, परिनालिका के अक्ष के अनुदिश होती है। धारावाहिक परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो धारावाहिक परिनालिका के अक्ष के अनुदिश होती है। मतलब धारावाहिक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके अक्ष के अनुदिश होती है, अक्ष के अनुदिश होती है। अब क्या है कि P से क्या करेंगे, इसके एक सिरे को कवर करेंगे। मतलब हमको यहाँ से यहाँ चाहिए ना, इनफाइनाइट लेंथ का है या कुछ भी है, तो जनरल फार्मूला लगा रहे हैं फाइनाइट लेंथ का। इसके यहाँ से इसके एक सिरे को मिला देंगे और यहाँ से इसके दूसरे सिरे को मिला देंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए ये या किसी को, ये मान लीजिए जैसे कि अगर हम पहला को θ1 मान लें, पहला क्या है ये θ1, यानी इसके अक्ष से नापेंगे। पहला अगर मान लीजिए θ1 नाप रहे, इधर से भी नाप सकते हैं पहला, दूसरा को θ2 से, है ना, या तो इसको θ2 मान के दूसरे वाले θ1 मान लें, कोई बात नहीं, बस सबके रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक, और यहीं से इस दूसरे वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, θ2। ठीक, तो ये एंगल हम नापने की बात बता रहे हैं, क्योंकि जो जनरल फार्मूला है उसमें ये एंगल दिया, तो एंगल नापते कहाँ से, तो पहला ये वाला जो बनाएगा θ1 और यहीं से जो दूसरा वाला बनाएगा उसे हम लोग θ2 कहेंगे, या ये चीज़ इधर से भी नाप सकते हैं, ये θ1 ये θ2। ठीक, जैसे अपनी मर्जी। तो इसके छेद पे ये कैलकुलेट करके निकाला गया है भाई बारोसेवर्ट का मेथड लागू करके। वो होता है μ0 Ni/2, पोस्ट में होता है cos θ1 माइनस cos θ2। एक जनरल फार्मूला है जिसे प्रूफ किया गया। यहाँ पे स्मॉल n जो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है इस परिनालिका की। ठीक, और μ0 तो जानते हैं क्या है, μ0 जो है वो चुंबकशीलता है। अब यहाँ पे हम लोग दो केस लेंगे, है ना। केस जैसे फर्स्ट हो गया कि पॉइंट ठीक बीच में हो या कहीं भी हो, बीच में इधर उधर हो, है ना। ये तो हमें फाइनाइट लेंथ का, अगर ये आदर्श परिनालिका के लिए, क्योंकि जो हमने ये भी फार्मूला ड्राइव किया वो आदर्श परिनालिका के लिए था, आदर्श परिनालिका के लिए मतलब है कि यल जो इसकी लेंथ है बहुत ज़्यादा हो, उसका व्यास ये जैसे r है और ये जैसे यल,
जाहिर सी बात है कि जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो जानते हैं क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ की नहीं होती है, वो हो जाती है कि व्यास बहुत छोटा हो जाता है, यल बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि वो बहुत पतली हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि पॉइंट ये है, ये उसका अक्ष हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से अक्ष से एक पॉइंट इधर मिलाना है, तो ये वाला पॉइंट तो एकदम जीरो हो जाता है। अब देखिए ये वाला पॉइंट एकदम जा कर के सिर्फ मिलाता है, तो ये देखिए एकदम जीरो हो जाता है ये लगभग। और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला यहाँ पे मिलाना जाता है तो ये इससे सट जाता है लगभग 180 अंश। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो θ1 है, अगर हम बीच में निकालें के लिए परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर, मान लीजिए परिनालिका के भीतर ही है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो θ1 होता है वो 0 डिग्री हो जाता है और θ2 लगभग क्या हो जाता है 180 डिग्री। क्योंकि आदर्श परिनालिका में लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, व्यास बहुत कम, पतली हो जाती है आइडियल सोलेनॉइड की। तो अगर इसमें हम रखेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, μ0 ENI/2 cos 0 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा cos 180। तो देखिए b बराबर होता है μ0 ENI/2, cos 0 का मान 1, इसका मान -1, ये 2 कट जाएगा। तो देखिए भीतर जो आ गया μNI, एन समझ रहे हैं, पर यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या है, प्रति एकांक लंबाई है, फेरों की संख्या। ठीक, ये यहाँ ले चाहे कहीं ले जो है हमको यही रिजल्ट मिलेगा μ0 NI। अब इसके हम लोग इंड पर, किनारे पर, यानी कि परिनालिका के किनारे पर, दूसरा केस है धारावाही परिनालिका के किनारे पर, यानी पॉइंट जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट की क्या हो, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम ऐसे ही बना ले रहे हैं, ये परिनालिका, ये उसका पॉइंट की यहाँ पे आ गया। तो जाहिर से बात है P से दोनों सिरों को मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे। देखो यहाँ से इसको मिलाए, इसके साथ कितना कोण बना रहे हैं, अक्ष के साथ ये 90 बना लिया, और यहीं से इसको जब मिलाए तो ये लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लगभग 1 मिनट। P से ही जाना है ना, इस सिरे से, ये तो यही मिलाएगा तो ये पूरा 90 हो जाएगा। तो θ1 जो है वो क्या हो जाता है, cos 90, ये तो cos 90 का मतलब ये तो 0 हो जाएगा। और ये जो है लगभग कितना बनेगा, वहाँ से हमको लेना है, किनारे पे है ना, तो यहाँ से हमको इधर चलना है, फिर यहाँ से हमको इस साइड चलना, लगभग
ये दूसरा वाला एंगल जो है ये तो यहीं से उठ गया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे गया तो कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से चला तो 180 अंश का। ये तो यहीं पे खड़ा हो गया और दूसरा यहीं से नापना है, यहाँ से लेना है ये वाला एंगल। एक तो यहाँ हमारा पी के इस साइड से लेना, पॉइंट पी है, पी को एक इधर मिलाना है इस साइड, तो सॉरी एक पी से इधर, सॉरी हाँ लेना इस तरह से, सॉरी एक मिनट, पी है, पी से पहले दोनों सिरों को मिलाना है, तो एक इधर मिला दिए पॉइंट पे और एक यहाँ मिला दिए। ठीक, एंगल जो है पी के इस साइड से नापना, मतलब इससे नापना है, ये जो अक्ष है, अक्ष ऐसे जा रही है, एक इधर से यहाँ से नापना, यहाँ से एक नापे 90 डिग्री और एक यहाँ से नापे, तो जब जाहिर सी बात है यहाँ आएगा तो लगभग 180 आएगा, क्योंकि हमारा जो अक्ष है ये लगभग इसमें सटा रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबी है। ठीक ना, तो हमें जो है θ1 तो 90 मिल गया, लेकिन θ2 कितना मिल गया, 180 मिल गया। अब उसमें रखिए, देखिए cos 90 cos 180, ये तो 0 हो गया, माइनस से 1 हो जाएगा, माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा, यानी कि बी हमारा मिल जाएगा मतलब ये चीज़ है, यानी कि किनारे पर बीच की आधा हो जाती है। यहाँ पे जैसे कि ये किनारा लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये बीच में था ना, मिडिल में एक तरह से, चलिए ये बीच में है और ये किनारे पर। कोने पर कॉर्नर पे BC मान सकते हैं उसको, और BCC इसको M मान लीजिए, मिडिल हो गया मान लीजिए, हम इसको M मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, कॉर्नर कोने पे है इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो BC है वो BM की आधी है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। चलिए, तो चूँकि परिनालिका की लंबाई जो इसकी थी वो L लेंथ की थी, और ये मान लेते हैं ग्राफ में बीच बीच लेते हैं, इधर B ले लेते हैं और आधा आधा ले लेते हैं, इधर -L/2 है यहाँ पर, और यहाँ पर आधा जो है इसका L/2 मिला करके ये हो जाए। तो बीच में सेंटर पे क्या होता है, बीच में मैक्सिमम होती है ना, मतलब किनारे पर, मतलब यहाँ तक लगभग किनारे तक जो होती है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पर भी किनारे तक क्या होती है, मैक्सिमम। अब जैसे ही हम जो है किनारे पे पहुंचते हैं गिर जाती है,
मतलब जस्ट आधा हो जाता है। तो यहाँ पे B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई और यहाँ पे होता है म्यू नॉट एन आई बटे। ठीक, आगे अब इसके बाद टॉपिक हमारा है वो है टोराइड। क्या है? टोराइड। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो टोराइड है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा जो इसके बाद टॉपिक है वो है टोराइड। क्या है? टोराइड। टोराइड मतलब टोराइड। टोराइड तो टोराइड क्या होता है? कुछ मतलब अलग से कोई चीज़ नहीं है, हालांकि एक धारावाहिक परिनालिका ही होता है, बशर्ते इसको इसके दोनों एंड को ले आकर के मोड़ दिया जाता है, मतलब एक सर्किल के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो टोराइड क्या है? एक धारावाहिक परिनालिका ही है। क्या है? धारावाहिक परिनालिका ही है। टोराइड एक धारावाहिक परिनालिका होता है जिसके दोनों वेट आपस में मिले होते हैं, सटा दिया जाता है, एक सर्किल बना दिया जाता है, मतलब एंडलेस कर दिया जाता है। इसके मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो एंडलेस कर दिया जाता है, तो वो टोराइड कहलाता है। हमारा मेन मकसद ये है कि टोराइड के भीतर, बाहर और टोराइड के अंदर बीच में हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि टोराइड एक परिनालिका ही होता है। टोराइड एक परिनालिका ही होता है। टोराइड क्या है? एक परिनालिका ही होता है जिसे बंद करने के लिए वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है ना, जिसे बंद करने के लिए या जिसके दोनों एंड आपस में मिले होते हैं, इसे बंद करने के लिए वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है ना। टोराइड एक परिनालिका ही होता है जिसे बंद करने के वृत्ताकार मोड़ दिया, मतलब कहने का मतलब है इसके दोनों एंड मिला दिए जाते हैं और उसके ऊपर क्या होता है? वैद्युत रोधी तार वही लगता रहता है, मतलब जिस पर विद्युत रोधी तार के अत्यधिक फेरे पास हटाकर लपेट दिया जाता है। फेरों को पास हटाकर लपेट दिया जाता है। या विद्युत रोधी तार के अत्यधिक फेरे जो होते हैं वो पास हटाकर लिपटे रहते हैं।
तो ये टोरॉइड है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, अब जैसे ये है, ठीक। अब इसी में क्या होता है कि तार लपेट दिया जाता है, एक जगह से करंट प्रवेश कराइए, जैसे यहीं से ऊपर से प्रवेश करा रहे हैं तो अंदर जाएगी, तो यहाँ से निकलेंगे, करंट इस साइड से बनाते हैं। बाहर आ गया, ये अंदर गया था, इस तरह से है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए ये है सेंटर है इसका, और एक पॉइंट पी हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक, पी क्यू पी एस, यहाँ पे एक पॉइंट एस ले लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं। इन 3 पॉइंट पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिखेंगे कि टोरॉइड की स्थिति ऊपर चित्र में प्रदर्शित है। टोरॉइड की जो रचना है, अब ये ऊपर रहेगा ना, ऊपर युक्त चित्र में प्रदर्शित है। टोरॉइड के भीतर, टोरॉइड के ऊपर, टोरॉइड के भीतर, और इसमें करंट दिखाना है तो जाहिर सी बात है ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से प्रवेश करके यहाँ निकल रही है, ऐसे दिखाना है। तो टोरॉइड के भीतर है ना, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, ये भी लिख लेंगे। इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, हर फेरे में आई एम्पियर, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, बह रही है। टोरॉइड के कारण
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पे निकालना है, P पर, S और Q पे ना। टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P, S, Q पर ज्ञात करना है। जानेंगे P जो है टोरॉइड के भीतर है और S टोरॉइड पर है, मानो फ्री स्पेस में है, खाली स्थान में, टोरॉइड के भीतर खाली स्थान में, और S टोरॉइड के ऊपर है, यानी कहने का मतलब टोरॉइड के अंदर है ना। बाहर तो 0 होगा, टोरॉइड के भीतर और एक टोरॉइड के बाहर फ्री स्पेस में। आप समझ रहे हैं कहाँ कहाँ ज्ञात करना है, P पर, S पर और Q पर। तो यहाँ पे केस फर्स्ट क्या है, बिंदु P पर लिखेंगे कि टोरॉइड के भीतर खाली स्थान में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P से होता हुआ एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। P से होकर एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। यहाँ से होता हुआ एक एम्पियर लूप की कल्पना करो कार्ड से, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्या है कि एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या है, B.TL क्या होता है, म्यू I इनसाइड। तो इस केस में क्या है कि इसके अंदर करंट ही 0 है। एम्पियर लूप से देख रहे हैं कोई करंट जा रही है, नहीं जा रही। तो यहाँ पे I क्या है, I इनसाइड जो है वो 0 है, इसीलिए B.TL जो है वो 0 है, इसलिए B क्या है, 0। ठीक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। केस दूसरा Q वाला चलते हैं। जब एक करंट ही 0 है तो B 0 हो जाएगा, क्योंकि लूप के अंदर से होकर कोई करंट नहीं जा रही है, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब केस दूसरा हम बाहर ले रहे हैं, टोरॉइड के बाहर है ना। Q है टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के बाहर यानी कि Q बिंदु पर। टोरॉइड के बाहर क्या है, Q बिंदु पर। तो फिर वही काम करते हैं, यहाँ पर भी क्या लेते हैं हम लोग, हालांकि उसके लिए क्या है, जब इधर 0 है तो ये डॉट B.DL 0 है तो ये 0 हो जाएगा, बहुत करेंगे B बाहर लेंगे, 2πr लेंगे, सब 0 है। अब टोरॉइड के बाहर Q बिंदु पर, सॉरी हमें फिगर नहीं मिटाना चाहिए था,
चलिए आप लोग उस फिगर में बना लीजिएगा, हालांकि हमें फिगर मिटाना नहीं चाहिए था। यहाँ पे ये है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना लीजिएगा, उसी में कर लीजिएगा। ठीक, मान लीजिए करंट अंदर ये बाहर जा रही है, फिगर मिटाना नहीं चाहिए। यहाँ करंट निकल रही है, हमें क्या लेना है, पॉइंट क्यू पर लेना है। तो पॉइंट क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक एम्पियर लूप की कल्पना करेंगे, है ना। बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, लूप की कल्पना करते, उससे होता हुआ एक एम्पियर लूप की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। एक कहाँ गया भाई मार्कर, मार्कर की स्याही कम हो गई है। तो ये एम्पियर लूप की कल्पना हमने किया इस पॉइंट पर। अब देख लीजिए कि इससे होकर के भी करंट जीरो हो जाएगी, इससे होकर भी करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वो देखेंगे तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, यहाँ लिखेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम से देख लीजिए, यहाँ पे B डॉट dl म्यू नॉट I इनसाइड, मतलब कौन धारा जो लूप के अंदर हो। तो यहाँ भी इस एम्पियर लूप के भीतर की धारा भी आप देख रहे हैं तो क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ I नेट क्या होगी, एम्पियर लूप के भीतर कोई धारा नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी I इनसाइड क्या है, ये भी ज़ीरो है। एम्पियर लूप के भीतर कोई धारा नहीं है, मतलब इस क्षेत्र से छेदते हुए कोई धारा नहीं जा रही है। अब क्यों नहीं जा रही है उसको जल्दी से देख लीजिए। देखिए यहाँ से करंट निकल रही है, यहाँ से करंट क्या है, निकल रही है और यहाँ पे जाके अंदर जा रही है। यहाँ से करंट निकल रही है, यहाँ पे जा कर के, हालांकि ये चीज़ उस फिगर में आप लोग करिएगा, हालांकि हमको उस फिगर को मिटाना नहीं चाहिए था। ठीक, हमने फिगर मिटा दिया, फिगर को मिटाना नहीं चाहिए था। ठीक, आप ये क्यू जो है उस फिगर में बनाइएगा, मेरे कहने से ये जो हमने उसी फिगर में बनाइएगा जहाँ हमने P और S पॉइंट लिया हुआ। देखिए यहाँ से करंट निकल रही है, यहाँ प्रवेश कर रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ प्रवेश कर रही है, यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे प्रवेश कर रही है। ठीक, तो देख रहे हैं इसी में, देखिए जैसे कि ये है, इसी को लूप के भीतर जैसे कि यहाँ से जैसे निकल प्रवेश कर रही है, यहाँ पे निकल रही है। इस लूप के भीतर एक करंट बाहर आ रही है, एक करंट अंदर जा रहा है, एक करंट बाहर आ रही है, एक करंट अंदर जा रहा है, एक करंट बाहर आ रहा है, एक करंट अंदर जा रहा है, एक करंट बाहर, एक करंट अंदर। ठीक है, यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे अंदर, बाहर अंदर। तो जाहिर सी बात है एक करंट अंदर जा रहे, एक बाहर आ रहे, दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। अब चूंकि दोनों में करंट सेम बह रही है, जब हमने ये बताया था कि एम्पियर लूप यहाँ पे लेते हैं, B dl डॉट
म्यू नॉट, तो आई नेट लिया जाता है, तो यहाँ पे एक को फर्स्ट करंट और एक को सेकंड माने, तो I1 माइनस I2। अब किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, वो लूप की डायरेक्शन अगर हम ले लें, ठीक है, जैसे कि लूप की डायरेक्शन अगर हम इस तरह से ले रहे हैं, इस करंट की क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम इस लूप की डायरेक्शन को, तो ये करंट भाई करंट लूप की डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं, तो करंट अंदर जा रही है लूप की डायरेक्शन में, तो इसे प्लस माना, किसी को मान सकते हैं, ये अपने ऊपर स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पे एक बाहर आ रही है, एक अंदर आ रही है, वही करंट यहाँ बाहर आ रही है, वही करंट आ रही है अंदर, तो इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बराबर तो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि सेम करंट अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, तो दोनों करंट बराबर और विपरीत हैं। बराबर है क्या है, विपरीत है, इसीलिए दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों क्या, नेट करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अंदर जाने वाली को अगर हम प्लस मानते हैं, बाहर आने वाली को माइनस मानेंगे ना, तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब चूंकि दोनों बराबर हैं करंट, तो कट के क्या हो जाएंगे, जीरो। अंदर वाली प्लस है तो ये माइनस है, चूंकि दोनों बराबर हैं, तो इसलिए कट के क्या हो जाएंगे, जीरो। इसलिए आई नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ जीरो हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बुरे जीरो, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट बुरे जीरो। तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई एम्पियर धारा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर भी वही हो जाएगा BL = 0। इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट B क्या हो जाएगा, 0। आप इसको रेडियस अगर R मानेंगे तो यहाँ से तो ये 2πr होगा, तो B × 2πr होगा, तो वो 0 हो जाएगा। जब ये करंट ही नहीं है तो B ही नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप तो फिर ऐसे करते, B × 2πr, मतलब अगर हम इसके सेंटर से यहाँ की दूरी R लेते तो ये एक सर्किल बनता जिसकी परिधि 2πr होता, और यहाँ पे देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लेते तो ये इस लेंथ के अंदिश होगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रहे है ना, तो इसीलिए cos 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज़ 0, तो इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसलिए B 0, तो डायरेक्ट कर दीजिए, वो 2πr और लेने की ज़रूरत है क्या है। इसीलिए क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब धीरे से चलते हैं किस पे, इसके आखिरी वाले पे, ठीक, कि जब हमको यस पॉइंट पे लेना हो। देखिए उसी फिगर को आप देखिए जो हमने मिटा दिया था गलती से, ठीक, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब हम लोग केस तीसरा ले रहे हैं यस पे, तो देखिए क्या है, बिंदु यस पर जो कि सोलेनॉइड के भीतर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यस से होकर 1 एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, लूप की कल्पना करते हैं, ठीक, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से। तो क्या है परिपथीय नियम, BDL · म्यू नॉट I इनसाइड, ठीक, I इनसाइड, I इनसाइड है ना। अब हमें यहाँ इनसाइड, I इनसाइड को एयर करना है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे जो लेंथ है वो यहाँ सेंटर से जो ये R है वहाँ पे R बना लेना, क्योंकि इसके कारण जो हमें ही मिलेगी, ठीक ना।
तो इसलिए यहाँ पे 1 एम्पियर लूप, ये उस फिगर में बनाना जिसको हमने मिटा दिया था। ठीक, तो 1 एम्पियर लूप की कल्पना कर देते हैं। इसका सेंटर से रेडियस मान लेते हैं r। ठीक, सेंटर से रेडियस क्या है r। अब हमें यहाँ पे इनसाइड करंट देखना होगा, ये तो मिल ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों करंट एक दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये करंट तो बाहर हो जा रही है। अब ये एम्पियर लूप के अंदर की करंट हमको देखना है। एम्पियर लूप के क्या है अंदर, बाहर वाली तो करंट को देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि वो एम्पियर लूप के बाहर है, तो उस पर हमें चर्चा नहीं करना है, उसको देखना ही नहीं है। तो एक करंट हमको इसके अंदर मिल रही है। कौन? जो अंदर जा रही है। ठीक, अंदर की डायरेक्शन में है। ठीक, और सर्किल जाहिर सी बात है। देखिए अंदर अगर हम अंगूठा के डायरेक्शन में करंट करें तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी उंगली की कर्लिंग होगी, मतलब ऐसे, यहाँ देखेंगे ऐसे, यहाँ देखेंगे ऐसे, ऐसे, और यहाँ ऐसे। मतलब है कि इस वृत्त जो ये लूप है इसी के अनुदिश जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। और डीएल वेक्टर भी अगर हम यहाँ काटेंगे तो वो भी उसी डायरेक्शन में रहेगा कि नहीं। यहाँ का अगर डीएल वेक्टर लिया जाए तो भी डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे बी और डीएल वेक्टर के बीच का कोण क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको? बी डीएल कॉस थीटा म्यू इनसाइड। तो मान लीजिए कि म्यू इनसाइड जो है वो आई एम्पियर की करंट जा रही है। यहाँ आई नेट लिखेंगे कि कितना करंट। देखिए ये आई करंट जा रही है। अब इसकी लेंथ को हम लोग यल मान लेंगे। यल क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि इसमें फेरो जो है कितने फेरे हैं? यन फेरों में जो है आई करंट जा रहे हैं, मतलब एक फेरे में आई करंट जा रही है। तो अगर मान लें कि हम फेरों की संख्या क्या है? म्यू नॉट आई इनसाइड। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 है, तो यह हो जाएगा cos 0 का मान। अब b कांस्टेंट होगा क्योंकि ये बराबर दूरी पे, देखिए r से ये दूरियां सब क्या है? बराबर है। तो हर जगह b कांस्टेंट होगा, तो b बाहर हो जाएगा और इधर dl हो जाएगा और इधर हो जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक, यानी dl अगर लेंगे तो r दूरी पर ये सर्किल बना है, तो हो जाएगा b 2 पाई r, b 2 पाई r, और यह हो जाएगा म्यू नॉट। अब यहाँ पे हम आई इनसाइड की बात कर लेते हैं। ठीक, आई इनसाइड का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर फेरों की संख्या क्या है? यन। इसमें कितने फेरे आएंगे? यन फेरे आएंगे, है ना। अगर मान लेते हैं इधर वाला चीज़ आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, मिटा देते हैं या यहाँ लिख देते हैं। यदि फेरों की संख्या क्या हो? क्या? कैपिटल यन हो। एक फेरे में कितनी करंट है? एक फेरे में आई धारा बह रही है। तो यन फेरों में यन आई धारा बहेगी। कितनी धारा बहेगी? आई धारा बहेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का मिटा दें या पास करके आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए तो देखिए यन फेरे में कितना धारा रहेगी। तो इसमें देखिए अगर यन तार अंदर जा रहे हो यन फेरों के, और हर फेरे में कितनी करंट जा रही? आई करंट गई थी ना, तो यन फेरों में एन आई धारा बहेगी। तो कुल करंट कितना हो जाएगी? एन आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी 2 पाई आर म्यू नॉट यन आई करंट।
ठीक। अब यहाँ से चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं म्यू n बटे 2πr/i, या इसे आप लिख सकते हैं म्यू n i, जहाँ पे क्या है जहाँ पे n जो है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में कहेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये एक क्या है 2πr है ना, तो n बटे क्या हो गया 2πr। तो d बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट n i हो जाएगा। तो जहाँ पे स्मॉल n बराबर का है, हाँ यहाँ पे स्मॉल n बराबर जो है n बटे 2πr। 2πr क्या है, एक घेरा। कहने का मतलब है कि 2πr तो इसकी पूरी लेंथ है, जिसको हम लोग यल कहते हैं सॉरी। तो कहने का मतलब है कि 2πr में टोटल में कितने फेरे हैं, n फेरे। तो इसके एकांक लेंथ में कितने फेरे हो जाएंगे 2πr। मतलब भाई घेरा को अगर हम सीधा करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr ना, और उसमें फेरे कितने हैं n, तो उसके एकांक लंबाई में फेरे कितना हो जाएंगे 2πr। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ सीधा था अब वही मुड़ के ऐसे हो गया है ना, वहाँ पे यल वाला काम कौन कर रहा है 2πr। यहाँ पे जो यल वाला काम है वो 2πr कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए जहाँ n क्या है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या लिख सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक। ये वाला फार्मूला ज़्यादा अच्छा है। ये वाले में क्या है कि आदर्श सोलेनॉइड के लिए सही है, क्योंकि ये जो S, Q और P वाला पॉइंट है वो तीनों जो है थोड़ा दूर दूर है ना। तो जब ये सोलेनॉइड मतलब बहुत पतला हो, यानी इतना पतला हो कि इसका जो ये दोनों है PSQ जो है आपस में बहुत करीब करीब है, यानी कि बहुत पतली सोलेनॉइड क्लोराइड हो, इतना पतली पतली, तो PSQ बहुत करीब आ जाएंगे तो सेंटर से इनकी दूरियां बराबर हो जाएगी, तो ये जो है सही हो जाएगा। ये 100% सही है और ये 99% सही है, मतलब दोनों सही है, ठीक। तो ये था, कहने का मतलब है कि ये एक टोराइड था जिसके अंदर, उसके भीतर और उसके बाहर, भीतर स्पेस में और उसके अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली एम्पियर के परपथी नियम से। थोड़ा इसको साइड, इसको हम चाहते तो इसमें शामिल नहीं करते तो वीडियो 1 घंटा 12 मिनट में ही समाप्त हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यह है, इस वीडियो को आराम से आप 2 मीटिंग में देखिएगा। चूँकि अब हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाते, सारा सरंजाम करते, 27-30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होता, तो बहुत को 40 मिनट का वीडियो हुआ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको 2 मीटिंग में देखिए, आधा एक बार, आधा एक बार। एक बार में पूरा वीडियो मत देखा करिए, मेरा हर वीडियो 1.5 घंटा का होता है, आप इसको 2 बार में देखा करिए, हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा टाइम पर देखा करिए। ऐसा नहीं क्योंकि एक बार में सारा देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक।
तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।